एमकॉम फाइनल ABST के विद्यार्थियों का एक बार पुनः डायरेक्ट टैक्स की क्लास में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम देख रहे हैं कंपनी करदाता के व्यापार और पेशे के लाभों की गणना किस प्रकार से की जाती है, इसके बारे में अपने अध्ययन किया। इसी से संबंध में आगे बढ़ते हुए कंपनी करदाता के लिए कि यदि कोई कंपनी करदाता अपने व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए कुछ विशिष्ट संपत्तियां का प्रयोग, जिनका वह पूर्णतः तथा अंशतः स्वामी है, अपने व्यापार और पेशे के लिए करता है, तो उस व्यापार और पेशे से लाभों की गणना में आयकर अधिनियम के तहत हास की छूट स्वीकृत की जाती है। यानी जो संपत्तियां वह व्यापार और पेशे के लिए उपयोग में लेता है, उन पर हास की छूट आयकर अधिनियम के तहत दी जाती है। और इस संबंध में आयकर अधिनियम की जो धारा 32 है, उससे संबंधित जो प्रावधान हैं वो लागू होते हैं। हास की छूट व्यापार और पेशे के सही लाभों की गणना करने के लिए दी जाती है। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ी होगी, जहां हास से संबंधित पूरे नियम बताए गए आपको। यहाँ पर भी इन संबंधित नियमों को संक्षिप्त रूप से अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि कंपनी करदाता के लिए भी यह छूट महत्वपूर्ण होती है। तो जो पूर्व में पढ़े गए नियम हैं आपके, वो भी यहाँ काम आएंगे, और उसमें कुछ परिवर्तन अगर होता है तो उनको ध्यान में रखते हुए हम दोबारा इनका जो है अध्ययन करेंगे। अब हास छूट प्राप्त करने के जो आवश्यक शर्तें हैं वो निम्नानुसार हैं, जिसमें पहली शर्त जो है यही है कि करदाता पूर्णतः अथवा अंशतः संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। यानी करदाता उस संपत्ति का जो है मालिक होना चाहिए। लेकिन इसके संबंध में भी कुछ अपवाद हैं, उन अपवादों को हमें ध्यान में रखना होगा। इसमें पहला अपवाद यह है कि किराए पर लिए गए भवन पर निर्माण करने पर, यदि करदाता किसी भवन को अपने व्यापार और पेशे में उपयोग के लिए किराए पर अथवा पट्टे पर लेता है, तो ऐसी इमारत पर नवीनीकरण, विस्तार, सुधार या अन्य किसी निर्माण कार्य पर कोई पूंजीगत व्यय करता है, तो ऐसे निर्माण कार्य के संबंध में हास की छूट यह मानते हुए दी जाएगी कि ऐसे निर्माण कार्य का करदाता स्वयं ही स्वामी है। तो किराए पर लिए गए भवन पर अगर निर्माण करता है और कोई पूंजीगत व्यय करता है, या पट्टे पर लिए गए किसी भवन के ऊपर निर्माण करता है, मरम्मत करता है या विस्तार या सुधार करता है, तो ऐसे व्यय के संबंध में हास की छूट करदाता को दी जाएगी। दूसरा है किराय क्रय पद्धति के अंतर्गत संपत्ति क्रय करने पर, यानी किराय क्रय पद्धति, हायर परचेज सिस्टम, HP सिस्टम। हम सभी जानते हैं कि किराय क्रय पद्धति से खरीदी गई संपत्ति का मालिक या स्वामी करदाता जब तक नहीं बनता है, कोई भी व्यक्ति, जब तक कि उसकी संपूर्ण किस्तें चुका नहीं दी जाती, फिर भी यानी हम ये कह सकते हैं कि जब तक उसकी पूर्ण किस्तों का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक क्रेता स्वामी नहीं माना जाता है, मालिक नहीं माना जाता है। परंतु आयकर अधिनियम के तहत इस पर हास स्वीकृत किया जाता है। इस पर हास की जो छूट है वो दी जाती है। अगर हायर परचेज सिस्टम से कोई संपत्ति क्रय की है, तो उस पर भी नियमानुसार हास की छूट स्वीकृत की जाएगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण शर्त है कि हास की छूट को प्राप्त करने के लिए कि करदाता उस संपत्ति का प्रयोग अपने व्यापार और पेशे के लिए करता है। यानी डेप्रिसिएशन या जो हास है उसकी छूट तभी दी जाएगी जब करदाता उस संपत्ति का उपयोग जो है अपने व्यापार और पेशे के लिए करता है। अगर उस संपत्ति का निजी उपयोग किया जाता है, तो फिर इसकी छूट व्यापार और पेशे के लाभों की गणना करते समय
नहीं दी जाएगी। तो उस संपत्ति का व्यापार और पैसे के लिए उपयोग होना जरूरी है। और तीसरा जो है, गत वर्ष में संपत्ति का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020, उसमें उस संपत्ति का उपयोग व्यापार और पैसे के लिए किया जाता है। इस तिथि के बीच में कोई सी भी तिथि हो सकती है जिसमें वह इस संपत्ति का उपयोग व्यापार और पैसे के लिए किया जाता है। तो गत वर्ष में संपत्ति का उपयोग किया जाना जरूरी है। इसके अलावा हाथ से छूट संबंधी जो महत्वपूर्ण नियम हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन अलाउंसेस, वो निम्नानुसार है कि संपत्तियां जिन पर हाथ छूट स्वीकृत होती है, यह आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई है कि जिनके ऊपर हाथ छूट स्वीकृत होती है, उनको 2 भागों में बांटा गया हमने, मूर्त संपत्तियां और अमूर्त संपत्तियां, टेंजिबल असेट्स एंड इंटेंजिबल असेट्स। इसमें मूर्त संपत्तियों में भवन, मशीन, प्लांट और फर्नीचर आते हैं। भवन में भूमि और भवन अगर साथ में जुड़ा है, लैंड एंड बिल्डिंग, तो भी उस पर छूट दी जाएगी। लेकिन केवल अकेली भूमि है तो भूमि पर हाथ की छूट अलाउ नहीं होती है। हाथ यानी भूमि के ऊपर हाथ अलाउ नहीं है, छूट स्वीकृत नहीं है। दूसरा, अमूर्त संपत्तियां, इनमें ज्ञान या नॉलेज, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, विशेषाधिकार या अन्य किसी प्रकार के व्यापारिक अधिकार जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो इनमें ये छूट यानी इन संपत्तियों पर हाश की गणना की जाती है और वो माइनस की जाती है। संपत्तियों के समूह पर हाश की गणना, छूट दी जाना। आयकर अधिनियम के तहत संपत्तियों के ब्लॉक बना करके, समूह बना करके, ग्रुप बना करके उस समूह में आने वाली समस्त संपत्तियों पर एक साथ हाश की गणना की जाती है। यानी कहने का आशय है कि संपत्तियों के समूह के वर्ग में जो भी आने वाली संपत्तियां हैं, उन सभी संपत्तियों को शामिल करते हुए ऐसे समूह पर जिनके संबंध में एक समान हाश दर निर्धारित की गई है। आयकर अधिनियम क्या है के अंतर्गत संपत्तियों के समूह बनाए गए हैं और उस पूरे समूह के अंतर्गत जो जो संपत्तियां आती हैं, उन समस्त संपत्तियों को जोड़कर उस समूह के ऊपर जो निर्धारित दर है, उस निर्धारित दर से हाश की गणना की जाती है। और हाश की, उदाहरण के लिए भवन के संबंध में 3 समूह है, क्योंकि भवन के संबंध में 5%, 10% और 40% 3 दरें निर्धारित की गई है। यदि करदाता के पास 5 भवन ऐसे हैं जिन पर 10% की दर लागू होती है, तो इन 5 भवनों का एक समूह होगा। और इसी प्रकार अन्य संपत्तियां जैसे फर्नीचर, मशीन है, प्लांट है या अमूर्त संपत्तियां, इनके समूह बनाए गए हैं और उन्हीं समूह के अनुसार, ग्रुप के अनुसार इनके के ऊपर जो है हाश स्वीकृत किया जाता है। हाश गणना करने की विधियां 2 विधियां, जिसमें वास्तविक लागत पर हाश छूट, शक्ति का उत्पादन करने वाले उपक्रम या शक्ति का उत्पादन और वितरण करने वाले उपक्रम की संपत्तियों पर उनकी वास्तविक लागत पर निर्धारित दरों के अनुसार छूट प्राप्त की जा सकती है। दूसरा है अपलिखित मूल्य पर हाश छूट, यानी डेप्रिसिएशन ऑन रिटन डाउन वैल्यू। वास्तविक लागत हाश पर छूट को में वर्णित संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्तियों के किसी भी समूह पर उसके अपलिखित मूल्य पर, रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर जो है निर्धारित दरों से हाश की छूट स्वीकृत की जाएगी। गत वर्ष में प्राप्त की गई संपत्तियों पर हाश छूट। यदि कोई संपत्ति गत वर्ष में प्राप्त की जाती है तथा 180 दिन या इससे अधिक के लिए प्रयोग में लाई जाती है,
तो उस संपत्ति पर हास छूट निर्धारित दर से दी जाएगी। ध्यान रखें 180 दिन, यानी कोई संपत्ति किसी गत वर्ष के अंतर्गत 180 दिन से अधिक 180 दिन या उससे अधिक दिनों के लिए अगर उपयोग में लाई जाती है तो उस पर जो निर्धारित दर है उस पूरी दर से हास छूट दी जाएगी। परंतु यदि संपत्ति गत वर्ष में 180 दिन से कम के लिए उपयोग में लाई जाती है तो उस संपत्ति पर हास छूट निर्धारित दर से ज्ञात की गई हास छूट के 50% के बराबर की राशि ही स्वीकृत की जाएगी। निर्धारित दर का मतलब जो है उस संपत्तियों के समूह पर लागू होने वाली दर जिस समूह से संबंधित संपत्ति सम्मिलित है। तो ये ध्यान रखें कि कोई संपत्ति अगर 180 दिन से कम में अगर काम में आती है तो उसके ऊपर आधी दर से 50% की दर से जो है छूट स्वीकृत की जाएगी। इसमें एक अपवाद है कि यदि कोई संपत्ति गत वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष में प्राप्त कर ली गई थी परंतु उसका प्रथम बार उपयोग गत वर्ष में ही किया जाता है तो उस पर पूरी दर से हास छूट दी जाएगी, भले ही गत वर्ष में उस संपत्ति का उपयोग 180 दिन से कम के लिए किया गया हो। ये एक अपवाद है कि अगर कोई संपत्ति गत वर्ष से पूर्व के किसी वित्तीय वर्ष में खरीद ली गई परंतु उसका पहली बार उपयोग जो है गत वर्ष में किया जाता है और वो भी अगर 180 दिन से कम होता है तो फिर उसके ऊपर भी पूरी दर से हास की छूट दी जाएगी। एक और पॉइंट है कि निम्न दशाओं में हास छूट स्वीकृत नहीं की जाती है। इसमें पहला पॉइंट है कि 1 अप्रैल 2001 से पूर्व आयातित कार, यदि कोई करदाता 28 फरवरी 1975 के बाद परंतु 1 अप्रैल 2001 से पूर्व भारत के बाहर बनी हुई मोटर कार खरीदता है तो ऐसी विदेशी कार पर सामान्यतः हास की छूट नहीं दी जाएगी। परंतु अगर ऐसी कार निम्न दशाओं के अंतर्गत ऐसी कार पर भी छूट दी जा सकती है, जिसमें पहला है कि ऐसी मोटर कार का उपयोग पर्यटकों को किराए पे से लाने ले जाने के व्यवसाय में किया जाता है। अगर टूरिस्ट पर्पज से उस मोटर कार का उपयोग किया जाता है तो फिर उसके ऊपर छूट दी जाएगी। और ऐसी मोटर कार का प्रयोग भारत के बाहर किसी दूसरे देश में करदाता के स्वयं के व्यापार और पैसे के लिए किया जाता है तो फिर उसके ऊपर भी हास की छूट दी जाएगी। अन्यथा 1 अप्रैल 2001 से पूर्व आयातित कार के ऊपर जो भारत के बाहर बनी है सामान्यतः हास की छूट नहीं दी जाएगी। स्पष्टीकरण एक और है कि इसमें 1 अप्रैल 2001 से विदेश में बनी आयातित कार पर भी उसी प्रकार हास की छूट दी जाएगी जिस प्रकार भारत में बनी हुई कार के संबंध में दी जाती है। 1 अप्रैल 2001 के बाद यानी 1 अप्रैल 2001 से अगर है तो उस पर उसी प्रकार छूट दी जाएगी जैसे भारत में बनी हुई कार के संबंध में। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि हास की कटौती संपत्ति की वास्तविक लागत से अधिक नहीं। यदि किसी मशीन या प्लांट पर धारा 42 के अंतर्गत केंद्र सरकार के साथ किए गए समझौते के अनुसार 1 या अधिक वर्षों में संपूर्ण राशि की कटौती प्रदान कर दी जाती है या हास छूट प्रदान कर दी जाती है तो उस प्लांट या मशीन पर धारा 32(1) के अंतर्गत अगले वर्षों में छूट स्वीकृत नहीं की जाएगी। तो यानी संपत्ति की वास्तविक लागत से अधिक जो है हास की कटौती नहीं दी जाएगी। एक और पॉइंट है कुछ दशाओं में स्वामित्व परिवर्तन पर आनुपातिक हास छूट दी जाना। आगे कुछ दशाएं दे रखी है जिसमें किसी भी मूर्त या अमूर्त संपत्तियों के स्वामित्व का हस्तांतरण एक करदाता से दूसरे करदाता को गत वर्ष के दौरान किसी भी समय होता है तो कुल मूल्यह्रास की कटौती का विभाजन दोनों करदाताओं के बीच उनके द्वारा गत वर्ष में संपत्ति को रखने के दिनों के अनुपात में किया जाएगा। यानी अगर संपत्ति का हस्तांतरण हो जाता है गत वर्ष के दौरान तो ये जो मैं कुछ कंडीशंस बताऊंगा इनमें अगर ऐसी कंडीशंस है तो वो संपत्ति जितने टाइम पर जिस करदाता के पास रही है दोनों को उसी अनुपात में दिनों के अनुपात में यानी उस संपत्ति को रखने के दिनों के अनुपात में हास को
बांटा जाएगा और दोनों को छूट दी जाएगी। जिसमें पहले है कि साझेदारी फर्म के व्यवसाय को कंपनी द्वारा क्रय करने पर, मान लीजिए कोई कंपनी है किसी साझेदारी फर्म के व्यवसाय को क्रय कर लेती है, तो इस कंडीशन में स्वामित्व में, संपत्तियों के स्वामित्व में परिवर्तन हो जाता है। तो जितने समय तक साझेदारी फर्म के पास रही संपत्तियां उतने समय तक साझेदारी फर्म को, और जितने समय तक कंपनी, यानी जब से कंपनी ने क्रय किया है उसके बाद से कंपनी को डेप्रिसिएशन की छूट दी जाएगी, मूल्यह्रास की छूट दी जाएगी। एकांकी व्यापार को कंपनी द्वारा क्रय करने पर। तीसरा है एकांकी व्यापार का स्वामित्व पूर्वाधिकारी की मृत्यु के अलावा अन्य किसी परिस्थिति में उत्तराधिकारी को हस्तांतरित होने पर। और एक कंपनी का एकीकरण दूसरी कंपनी में होने पर अमलगमेशन, और एक कंपनी का अविलीन यानी डीमर्जर होने पर अविलियत कंपनी, डीमर्ज कंपनी एवं परिणाम स्वरूप बनने वाली कंपनी के बीच विभाजन। तो ये कंडीशन है जहां पर स्वामित्व परिवर्तन होने पर आनुपातिक ह्रास छूट दी जाएगी। और एक अंतिम पॉइंट्स और है, बिंदु और है, ह्रास छूट लेने की बाध्यता। कर निर्धारण वर्ष 2002-03 से करदाता ह्रास छूट लेने के लिए बाध्य है। यानी यदि उसने अपनी कुल आय की गणना में व्यापार और पेशे से आय की गणना में अगर ह्रास छूट की मांग नहीं की है, तब भी कर निर्धारण अधिकारी उसे धारा 32 के तहत ह्रास छूट देगा। यानी ह्रास छूट लेने की यहाँ पर बाध्यता है, चाहे करदाता ने उसे प्राप्त किया हो या नहीं किया हो, फिर भी उसे जो है, अगर वह नहीं किया है तो भी उसे ह्रास की छूट जो है दी जाएगी। यह संशोधन जो है वित्त अधिनियम 2001 द्वारा किया गया है और इसे कर निर्धारण वर्ष 2002-03 से लागू किया गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट है यानी उच्चतम न्यायालय ने निर्णय में कहा था कि ह्रास की छूट लेना करदाता के लाभ के लिए है। यदि करदाता किसी भी कारण से ये छूट नहीं लेना चाहे तो उस पर यह लाभ थोपा नहीं जा सकता। ये एक कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेज महिंद्रा मिल्स एंड अदर्स के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को प्रभावहीन बनाना रहा है, जिसमें कि यह उच्चतम न्यायालय ने निर्णय में कहा था। लेकिन वित्त अधिनियम 2001 द्वारा यह संशोधन किया गया और इसे कर निर्धारण वर्ष 2002-03 से लागू किया गया है, जिसमें करदाता को ह्रास की छूट लेने के लिए बाध्य होगा। यानी करदाता ह्रास की छूट ले नहीं या नहीं ले, आयकर निर्धारण अधिकारी जो है इसकी छूट प्रदान करेगा। तो ये डेप्रिसिएशन से संबंधित, ह्रास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम थे जिनका हमने संक्षिप्त रूप से यहाँ पर अध्ययन किया। आशा है आपको समझ में आए होंगे। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण नियम और आपको दिए गए हैं कि विनियोग, ख्याति, पशुधन आदि के संबंध में ह्रास छूट स्वीकृत नहीं होती है। भवन के अंतर्गत केवल ढांचे की लागत पर ही ह्रास छूट है स्वीकृत है। भूमि के मूल्य पर ह्रास छूट उपलब्ध नहीं है, क्योंकि भूमि के मूल्य में ह्रास नहीं होता है। भवन शब्द के अंतर्गत सड़कें, ब्रिज, भूमिगत नाली, कुआं, ट्यूबवेल आदि सब सम्मिलित है। और प्लांट शब्द में जहाज, गाड़ियां, पुस्तकें, वैज्ञानिक यंत्र और चिकित्सा संबंधी उपकरण सम्मिलित है, परंतु इसमें चाय की झाड़ियां, पशुधन, भवन तथा फर्नीचर फिटिंग सम्मिलित नहीं है। तो इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम ह्रास की गणना करेंगे और ये व्यापार और पेशे के लाभों से घटाए जाएंगे, छूट स्वीकृत की जाएगी और बाद ही जो है लाभों की गणना की जाएगी। धन्यवाद।